नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जेसी मीडिया के एजुकेशन विंग में, टेकिंग यू अहेड। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कारम। मैं हूं आपका फैसिलिटेटर सचिन और आज हम देखने जा रहे हैं टॉपिक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तहत स्टूडेंट्स की यानी कि छात्रों की या बच्चों की जिम्मेदारियां क्या है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे 6 जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। तो चलो चलते हैं। जिम्मेदारी नंबर 1, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है, सीबीएसई ने दिया हुआ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है और बच्चों को कैसे मार्क्स मिलेंगे, कैसे उनको अंक मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे हमारी जो एनुअल एग्ज़ाम थी वो कैंसिल हो चुकी है और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया सीबीएसई ने डिक्लेयर किया हुआ है। उसके तहत ये क्या ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है और आपको कैसे मार्क मिलेंगे, ये आपको समझना ये आपकी पहली ज़िम्मेदारी है। वैसे तो गूगल पे या हमारे इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज है, बहुत सारे सोर्सेस है जहाँ से आपने ये मालूमात तो कर ही लिया होगा अभी तक, लेकिन फिर भी इस वीडियो में हम लोग थोड़ी सी एक ब्रीफ में इसकी जानकारी ले लेते हैं। तो पहली चीज़ है, बैकग्राउंड क्या था कि इंडिया में, भारत में, हमारे देश में कोविड-19 के केसेस यानी कि कोरोना केसेस बहुत सारे आ रहे थे। राइजिंग कोरोना केसेस इन इंडिया ये था, इसलिए हमारी जो एग्ज़ाम थी 10वीं की वो हमारी परीक्षा कैंसिल हो चुकी है। तो इसीलिए सीबीएसई ने ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया का इस्तेमाल करने की सोच ली और जो मतलब जो आपका रिज़ल्ट हो जाएगा वो ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तहत ही जो हो जाएगा। तो अगर आप इस रिज़ल्ट से खुश नहीं है, कोई भी पेरेंट या कोई भी छात्र या कोई भी बच्चा अगर खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो डेफ़िनेटली वो छात्र अपनी एग्ज़ाम वापस लिख सकता है जब और जहाँ पे जब और कभी भी जब एग्ज़ाम ली जाएगी वो सीबीएसई अनाउंस करेगी। तो जब ली जाएगी तब आप, अगर आप खुश नहीं है, नाखुश है, तो आप डेफ़िनेटली आप यहाँ पे मतलब ये जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन होगी या ऑफ़लाइन होगी, जो भी होगी, तो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हो। तो इस पॉलिसी का उद्देश्य क्या है ज़रा समझ लेते हैं। तो ये अनबायस्ड यानी कि विदाउट एनी पार्शलिटी और ट्रांसपेरेंट तरीके से एकेडमिक रिकॉर्ड बनाना, उसका इवैल्यूएशन करना और एकेडमिक परफॉर्मेंस जो स्टूडेंट्स का था उसके तहत उन्हें मार्क्स देना, ये हमारी पॉलिसी है सीबीएसई की। और इसमें 4 प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल किया है: रिलायबिलिटी, फेयरनेस, फ्लेक्सिबिलिटी और वैलिडिटी। सो ये चारों चीज़ों प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करके हम इवैल्यूएशन बच्चों का करने वाले हैं, छात्रों का करने वाले हैं। और इस प्रिंसिपल्स को लेके, ये चारों प्रिंसिपल्स को लेके स्कूल के लीडर यानी कि जो मैनेजमेंट होगा या प्रिंसिपल होंगे और टीचर्स जो होंगे, वो उनको ये इवैल्यूएशन प्रोसेस कंप्लीट करना है। ये जो हमारे 100 मार्क्स होते हैं, 100 मार्क्स जो होते हैं, उसका बाइफरकेशन जो है वो आपको सबको पता ही है, सालों से चल रहा है सीबीएसई के तहत। तो 100 मार्क्स जो है वो इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स में और रिटन मार्क्स जो है वो 80 मार्क्स के होते हैं। तो इंटरनल असेसमेंट जो है वो नॉर्मल तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे जो 80 मार्क्स है, जो रिटन एग्ज़ाम यानी कि आपको जो लेखी परीक्षा देनी होती है, इंस्टेड ऑफ दैट, जो लेखी परीक्षा के बजाय हम लोग यहाँ पे अभी जो इंटरनल असेसमेंट करने वाले हैं। हर स्कूल में रिज़ल्ट कमेटी जो फॉर्म की गई है, वो जो आपको 80 मार्क्स जो देगी वो किस तरीके से देगी, ये 20 मार्क किस तरीके से दिया जाएगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं। तो ये जानकारी जो है वो हम लोग ज़रा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहली चीज़ है इंटरनल मार्क्स 20 मार्क्स। जो 20 मार्क्स है उसका 4 हिस्सों में बटा गया है। तो पहले जो है 5 मार्क वो पीरियोडिक टेस्ट यानी कि आपकी मंथली टेस्ट जो होती है, उसमें आपको 3 टेस्ट ली जाती है जनरली नॉर्मल स्कूल्स में, या फिर 2 ली जाती है, जो भी है। लेकिन सीबीएसई क्या कहता है कि 3 परीक्षा में से बेस्ट 2 परीक्षा का जो बेस्ट 2 एग्ज़ाम्स है उसके तहत आपको
एवरेज मार्क्स दिया जाएगा जो भी स्कूल ने कंडक्ट किया है। अगले 5 मार्क्स जो है वो मल्टीपल असेसमेंट के लिए होते हैं जो सब्जेक्ट टीचर्स के हाथ में होते हैं, जैसे कि आपकी ओरल हो गई, मैप वर्क हो गया, असाइनमेंट्स हो गए, ग्रुप एक्टिविटीज़ हो गए, वगैरह वगैरह जो होती है उसके तहत वो आपको सब्जेक्ट टीचर जो है वो आपको असेस करता है और आपको उस तरीके से मार्क्स देते हैं। तो ये टीचर्स के हाथ में होता है। अगले 5 मार्क्स जो है वो पोर्टफोलियो असेसमेंट होता है, जहाँ पे आपको आपकी ग्रोथ, आपका प्रोग्रेस जो है उसके ऊपर दिया जाते हैं मार्क्स। ग्रोथ, प्रोग्रेस, आपके एफर्ट्स कितने हैं, आपके नोटबुक्स कंप्लीट है या नहीं, आपका अटेंडेंस क्या है, इसके तहत आपको 5 मार्क दिए जाते हैं हर सब्जेक्ट में। तो ये भी सब्जेक्ट टीचर के हाथ में होता है। और अगले 5 मार्क्स जो है वो जो होते हैं वो सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी के लिए होते हैं, जैसे कि आप अपने लैंग्वेज के बारे में, यानी कि भाषा के जो विषय है उसमें ASL असेसमेंट ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग, फिर प्रैक्टिकल्स होते हैं मैथमेटिक्स और साइंस के लिए, प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं आपको सोशल साइंस इसमें, फिर आपके क्विज़ेस लिए जाते हैं, उसमें आपने कितना पार्टिसिपेट किया। ये जो मार्क्स है वो आपको 5 मार्क्स मिलते हैं, ये भी आपको सब्जेक्ट टीचर्स देते हैं। तो ये 3 जो है वो सब्जेक्ट टीचर्स देते हैं और 5 बचे हुए मार्क्स जो है वो स्कूल के तहत होता है, मंथली टेस्ट या पीरियोडिक टेस्ट हम लोग जिसे बोलते हैं। अभी चलते हैं कि 80 मार्क का जो आपका रिटर्न टेस्ट होता है, रिटर्न एग्ज़ाम होती है, उसके बजाय हम लोग जो लेने वाले हैं आपको देने वाले हैं 80 मार्क्स, वो कैसे बटे जाएंगे। तो आपकी जो पीरियोडिक टेस्ट में आपका जो परफॉर्मेंस रहा होगा उसके तहत आपको 10 मार्क में आपको जजमेंट दिया जाएगा। बाकी जो है वो आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम, मिड टर्म एग्ज़ाम जो होती है उसके तहत आपको 30 मार्क में कैलकुलेशन होगा। और प्री बोर्ड एग्ज़ामिनेशन, जो बोर्ड के पहले जो एग्ज़ाम्स होती है, प्री बोर्ड बच्चों को प्रैक्टिस देने के लिए बोर्ड पेपर कैसा लिखा जाए, इसकी प्रैक्टिस देने के लिए 2 या 3 जनरली हर स्कूल ये एग्ज़ाम्स लेता है, उसके तहत आपको 40 मार्क मिलेंगे। तो ये 40 मिड टर्म के 30 और पीरियोडिक टेस्ट के 10 ऐसे मिलके आपको कुल मिला के 80 मार्क जो है वो आपको मिलने वाले हैं। तो ये 80 मार्क जो है वो आपको इंस्टेड ऑफ आपने जो रिटन एग्ज़ाम लिखी नहीं है उसके बजाय आपको ये 80 मार्क्स ऐसे दिए जाएंगे। तो ये रहा आपका एक्सटर्नल असेसमेंट, यानी कि जो आपकी रिटन एग्ज़ाम्स है, रिटन टेस्ट रिटन एग्ज़ाम होती है, उसके बजाय आपको ये 3 चीज़ों पे आपको कैलकुलेट किया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो हम लोग जो रिज़ल्ट कमेटी की मैंने जो बात की 2-4 मिनट पहले, तो ये रिज़ल्ट कमेटी क्या है और उसमें कितने मेंबर्स होने वाले हैं। तो ये जो रिज़ल्ट कमेटी है ये 8 मेंबर्स से बनी हुई है। इसके जो कमेटी के चेयरपर्सन जो है वो हर स्कूल के प्रिंसिपल होंगे। प्रिंसिपल के नीचे जो 10वीं में पढ़ाने वाले 5 सब्जेक्ट के मेन टीचर्स जो होते हैं, 5 मेन कोर सब्जेक्ट जो आपके होते हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इंग्लिश और एक कोई भी रीजनल लैंग्वेज या हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज होगा, ये आपके 5 कोर सब्जेक्ट्स होते हैं। उसके जो टीचर्स होंगे, ये 5 टीचर्स आपके इंटरनल कमेटी के मेंबर्स होंगे। और एक्सटर्नल कमेटी जो होगी वो आपके ज़िले के जो स्कूल्स है, आपके CBSE के नियर बाय स्कूल्स, नज़दीक वाले स्कूल्स, उनके 2 टीचर आपके एक्सटर्नल कमेटी में आएंगे। ये टीचर्स जो होंगे वो कोई मतलब 5वीं, 6वीं, 7वीं ये क्लास को पढ़ाने वाले नहीं, बल्कि 10वीं को पढ़ाने वाले जो टीचर्स होंगे वो ये कमेटी में रहेंगे। तो कुल मिला के हो गए प्रिंसिपल प्लस 5 टीचर्स और प्लस 2 एक्सटर्नल टीचर्स, यानी कि टोटल 8। अभी आपका असेसमेंट स्टैंडर्डाइजेशन क्या होगा। अभी जब आपका ये 80 मार्क्स का आपको जो 80 मार्क्स के तहत आपको जो मार्क्स देने हैं, उसके लिए CBSE ने बनाया है कि गए 3 साल के आपके स्कूल के जो रिज़ल्ट्स है उसमें जो भी परसेंटेज हर सब्जेक्ट का आया है, मतलब जो स्टूडेंट्स ने परसेंटेज अचीव किया है, वो उसमें से 3 में से कोई भी बेस्ट परफॉर्मेंस जो होगा वो लिया जाएगा। चलो हम लोग यहाँ पे अभी देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो 74% जो एक स्कूल का 2018-19 का जो परफॉर्मेंस था, तो हम लोग पकड़ के चलेंगे कि 74% है। तो ये
72 और 71 से ज़्यादा है, इसलिए ये 74 जो है वो पकड़ा जाएगा, यानी कि आपको मैक्सिमम मार्क्स देने की सीबीएसई कोशिश कर रहा है। सेकंड स्टैंडर्डाइजेशन जो है, समझो आपके कोई भी सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स पकड़ लेंगे हम लोग, गणित विषय में जो है उसमें अगर समझो आपके बेस्ट ईयर में मार्क्स आए हैं, मतलब 62% आ गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्लस माइनस टू की हम लोग ये रखेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स अगर आपको दे सकते हैं, परसेंटेज जा सकता है तो 64 जा सकता है, 62 से 62 + 2 सो 64 हो सकता है, या 62 - 2 यानी कि 60 से लेकर 64 परसेंटेज तक वो सब्जेक्ट का आपको ऑन एन एवरेज निकाला जाएगा, मार्क्स मिल जाएंगे सबको मिला के, कुल मिला के। तीसरा जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें जो है कि रिज़ल्ट अगर आपका 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा का देना है, समझो आपने 6 सब्जेक्ट लिए हैं, जैसे कि होगा कोई पेंटिंग होगा, म्यूज़िक होगा, डांस होगा, जो भी होगा, तो उस विषय के बारे में आपको कैसे मार्क्स दिए जाएंगे। तो जो आपका रिज़ल्ट बनेगा उसमें जो बेस्ट 3 सब्जेक्ट में आपको मार्क्स मिले हैं, वो तीनों का मार्क्स एवरेज निकाल के आपको उस सब्जेक्ट के लिए मार्क्स दिए जाएंगे। ये हो गई स्टैंडर्डाइजेशन की बात। अभी हम लोग समझ लेंगे कि फाइनलाइजेशन एंड अपलोडिंग ऑफ मार्क्स कैसे होगा। तो फाइनलाइजेशन एंड अपलोडिंग ऑफ मार्क्स जो है उसके लिए भी सीबीएसई ने हमें गाइडलाइंस दी है। तो एक ऑनलाइन सिस्टम बनाया जाएगा जिस पे आपका चेकिंग हो जाएगा वेदर द मार्क्स अलॉटेड बाय द स्कूल आर इन कन्फर्मिटी विद द रेफरेंस ईयर। जो हमने अभी बात की थी 62% या 74% की जो भी बात की थी, वो रेफरेंस ईयर में आपका जो भी मार्क्स थे उसके मुताबिक है या नहीं, इसके बारे में चेकिंग होगी। स्कूल को जो है वो फाइनलाइज मार्क करके बोर्ड के पोर्टल पे यानी कि वेबसाइट पे उनको ये मार्क्स अपलोड करने हैं। ओके, और ये जो मार्क्स देंगे वो सही तरीके से दिए हैं, मतलब जो परसेंटेज में बैठता है उसी तरीके से दिए हैं, जैसे कि पॉलिसी और डायरेक्टिव्स बनाई है सीबीएसई ने उस तरीके से दी है, तो ही वो एक्सेप्ट करेगी वेबसाइट, या फिर उसको एक्सेप्ट ना होगा। और अगर इसमें कोई इनकन्सिस्टेंसी होगी तो कमिटी जो होगी, रिज़ल्ट कमिटी, उनको ये मार्क्स रिवाइज करने पड़ेंगे फिर से। और जब एक बार सब फाइनल हो गया और डाटा एक बार अपलोड हो गया, डाटा बोलिए या डेटा बोलिए, जो भी अपलोड हो गया आपके वेबसाइट पे सीबीएसई के, तो आपके मार्क्स वो फाइनल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हो सकती। तो ये रहा आपके फाइनलाइजेशन का। और ये जो आपके मार्क्स देने के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन या रैशनल डॉक्यूमेंटेशन बोलिए, या कोई भी आपकी मार्कशीट्स, आपके पेपर्स, जो भी कुछ भी ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पीडीएफ फॉर्मेट, जो भी आपके आंसर शीट्स वगैरह है, वो उसका रिकॉर्ड जो है वो हर स्कूल को अपने पास सेफली रखना है। एग्ज़ाम डिपार्टमेंट होती है हर स्कूल की, वो एग्ज़ाम डिपार्टमेंट के साथ और प्रिंसिपल के साथ वो उसको रखना है। और जब भी सीबीएसई ये रिकॉर्ड्स बुलाएंगे, जब सीबीएसई की एक्सटर्नल टीम अगर वेरिफिकेशन के लिए आती है, अगर नहीं मतलब आएगी ही, तो जब भी आती है तो आपको मतलब स्कूल्स को, स्कूल के रिज़ल्ट कमेटी को या प्रिंसिपल को या एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को ये रिकॉर्ड्स सबमिट करने पड़ेंगे। तो रही बात अगली जो है वो कंपार्टमेंट कैटेगरी। अगर कोई बच्चा समझो एक 35 मार्क्स या 33 मार्क्स पासिंग है, और अगर कोई 30 पे आके रुक गया, पास नहीं हो रहा है, तो आपको पता है कि उनको कंपार्टमेंट दिया जाता है और एक चांस दिया जाता है कि उनको एग्ज़ाम आंसर करने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए, उसे हम लोग एक्चुअली टेक्निकल भाषा में बोलते हैं एसेंशियल रिपीट। ये कोई एक सब्जेक्ट के लिए होता है, जनरली 1 या 2 सब्जेक्ट के लिए, तो एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी बोलते हैं। अगर समझो कोई छात्र ऐसे अवस्था में आ गया तो क्या होगा, तो उसे एसेंशियल रिपीट या कंपार्टमेंट कैटेगरी दी जाएगी। और ऐसे कैंडिडेट्स को या ऐसे छात्रों को जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम होगी वो स्कूल ही कंडक्ट करेगा, आगे जाके स्कूल कंडक्ट करेगा, जो भी ऑफलाइन या ऑनलाइन जैसे कि सीबीएसई की डायरेक्टिव्स होगी उस तरीके से लिया जाएगा। और उसका सैम्पल पेपर और अपलोडिंग जो मार्क्स है वो आप हर स्कूल को करना पड़ेगा, जो उनके जो डायरेक्टिव्स आएंगे सीबीएसई के उस तरीके से उनको करना पड़ेगा।
एंड अगर ऐसे कंपार्टमेंट किसी को मिलता है तो मेरी आगे की पढ़ाई का क्या? तो नहीं, आप कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जब भी डिक्लेयर हो जाएगी उसके पहले आप 11th स्टैंडर्ड में एडमिशन ले सकते हो और आपकी पढ़ाई जारी रख सकते हो, इसमें कोई शंका नहीं है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी ज़िम्मेदारी नंबर 2 क्या होती है? बच्चों की या छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि ज़िम्मेदारी नंबर 2। तो आपको आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं 5 होंगे या 6 होंगे, जो भी मतलब आपके 10वीं में जितने सब्जेक्ट्स हैं, उस सब्जेक्ट टीचर को आपको एक कर्टसी कॉल देके या टीचर्स को कॉल करके या टीचर्स को पर्सनली मिल के, जैसे भी मतलब जैसे भी संभव होगा उस तरीके से आपको उनको मिल के या कांटेक्ट करके आपके जो पेंडिंग सबमिशंस है उसके बारे में जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हर टीचर का ही ये जिम्मेदारी नहीं है कि आपको कॉल करके आपसे सब रिकॉर्ड्स ली जाए। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको टीचर्स के साथ कांटेक्ट करके आपके पेंडिंग वर्क को कंप्लीट करना, क्योंकि ये रिज़ल्ट जो है वो आपके रिज़ल्ट्स है, आपकी ज़िंदगी है, आपका करियर है, तो आपको इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपकी सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आपके पेंडिंग वर्क जो है, पेंडिंग काम जो है बचे हुए, उनको कंप्लीट करना। उसके लिए टीचर को कोई भी तरीके से व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा, कॉलिंग जो भी है, ईमेल, उससे आपको कांटेक्ट करना है, या पर्सनली आपके कॉन्टैक्ट्स होंगे तो पर्सनली कांटेक्ट करना है। नेक्स्ट आपकी जो जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी नंबर 3, आपके जो बचे हुए काम है, असाइनमेंट्स बोलिए, प्रोजेक्ट्स बोलिए, एएसएल, ओरल, या आपके जो एग्ज़ाम्स बचे हैं वो आपको देना है, कंप्लीट करके उन टीचर्स को देना है, रिज़ल्ट कमेटी को देना है, क्योंकि उनको ये डॉक्यूमेंटेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मार्क्स जो है वो आपके हैं और आपको अगर चाहिए तो आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपकी जिम्मेदारी नंबर 4, जो भी आपके नॉन अटेम्प्टेड टेस्ट है, जैसे कि कोई पीरियोडिक टेस्ट होगा, मिड टर्म एग्ज़ाम होगी, प्री बोर्ड एग्ज़ाम होगी, जो अभी आपकी ली गई है और आप तब वहाँ पे प्रेजेंट ना हो पाए हो, तो आपको ये अटेम्प्ट जो बची हुई एग्ज़ाम्स है वो अटेम्प्ट करना बहुत ज़रूरी है। ऑफ कोर्स ये अगर आपको परमिशन या डिसीजन जो है इसके बारे में वो रिज़ल्ट कमेटी ही लेगी और आपको बताएगी, लेकिन आप भी उसके लिए तैयार रहना बहुत आवश्यक चीज़ है और बहुत बड़ी ज़रूरत वाली चीज़ है। तो ये रही आपकी जिम्मेदारी नंबर 4। जिम्मेदारी नंबर 5, आपके लिए आगे 11वीं में क्या है ये हम लोग जानना बहुत ज़रूरी है। तो आपके लिए 11वीं कक्षा में क्या है वो समझ लेते हैं। अगर आपको 11वीं में जाना है तो बहुत सारे बच्चे जो है वो वेरिफिकेशन, फ़ोटोकॉपी ऑफ आंसर बुक्स मांगते हैं, रीवैल्यूएशन मांगते हैं। तो इस साल भैया ये कुछ होना नहीं है, क्योंकि आपने तो रिटन एग्ज़ाम दी ही नहीं है। आपको जो मार्क्स मिल रहे हैं वो 3-3, 4-4 तरह के एग्ज़ाम जो ली गई है उसके ऊपर मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आपको कोई आंसर बुक्स नहीं मिलेंगे, ना ही आपको रीवैल्यूएशन का चांस है, ना ही आपको वेरिफिकेशन चांस है। ये रही बात वेरिफिकेशन और रीवैल्यूएशन की। और दूसरी बात जो है, जो बच्चों ने गणित बेसिक लिया था, मैथमेटिक्स बेसिक जिन्होंने 10वीं में लिया था, उनके बारे में क्या? क्योंकि अगर आप साइंस स्ट्रीम पे जाते हो तो आपको पीसीएम, पीसीबी, पीसीएमबी वगैरह ये जो होते हैं, मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है इंजीनियरिंग को जाने के लिए। तो आपको अगर इंजीनियरिंग के जाने की आपकी इच्छा है तो आपको अगर पीसीएम लेना है या पीसीएमबी लेना है, जो भी लेना है, तो आपको मैथमेटिक्स लेना है और आपने 10वीं में मैथमेटिक्स बेसिक लिया था, तो क्या? नो प्रॉब्लम, आप 11वीं में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स ले सकते हो। अगर आपने मैथमेटिक्स बेसिक्स भी लिया होगा या एडवांस भी लिया होगा, जो भी लिया होगा मैथमेटिक्स, आप 11वीं में मैथमेटिक्स ले सकते हो। नेक्स्ट आपकी जिम्मेदारी नंबर 6, ये जो क्राइटेरिया दिया गया है, ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, उसमें डेडलाइंस क्या दिए गए हैं कमेटी को, या जो रिकॉर्ड कंप्लीशन के लिए क्या डेडलाइंस या क्या डेट्स दिए गए हैं, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए समझ लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रिज़ल्ट कमेटी जो है उसको 5 तारीख को, यानी कि कल परसों ही हो गया, तो परसों ही हो गया है ये फॉर्मेशन। हर स्कूल में रिज़ल्ट कमेटी का फॉर्मेशन हो गया है ऑलरेडी। 5 के पहले ही चालू हो गया था ये
ये काम, बहुत सारे स्कूल का 3 तारीख तक रिजल्ट कमेटी बन चुकी थी। नेक्स्ट जो है वो प्रोविजन ऑफ सब्जेक्ट वाइज स्कूल वाइज डिस्ट्रीब्यूशन मार्क्स, जो सीबीएसई हर स्कूल को गए 3 साल का ब्यौरा देगी, यानी कि गए 3 साल में उनके बेस्ट रिजल्ट्स कौन से जज करने के लिए वो 10 तारीख को सीबीएसई उनको प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट जो है वो फाइनलाइजेशन ऑफ रैशनल डॉक्यूमेंटेशन, जो भी डॉक्यूमेंटेशंस बनाने हो वो भी 10 तारीख तक बनाने, 10 मई तक। और कंडक्ट ऑफ असेसमेंट, जो आपके बचे हुए असेसमेंट्स है, आपके ओरल्स रहेंगे, एएसएल रहेगा, जो भी रहेगा असेसमेंट आपके जो बचे हुए हैं, वो रिजल्ट कमेटी को 15 मई तक कंप्लीट करना ज़रूरी है। और अगले जो आते हैं अपलोडिंग ऑफ मार्क्स को सीबीएसई के पोर्टल पे अपलोड करना, उसके लिए डेडलाइन दी गई है 20 मई। उसके बाद रहा फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट्स बाय स्कूल, ये 25 तारीख को फाइनलाइजेशन हो जाएगा। ओके, हर स्कूल इंडिया में सीबीएसई का जो है वो 25 तारीख तक उनको फाइनलाइज करके उनको फाइनलाइज करना ही है 25 तारीख तक। और चेकिंग एंड मॉडरेशन ऑफ मार्क्स बाय द स्कूल्स 28 तारीख तक चेकिंग मॉडरेशन, जो भी है रिजल्ट कमेटी बैठेगी अलॉन्ग विथ चेयरपर्सन यानी कि प्रिंसिपल या एक्सटर्नल मेंबर्स, उनके साथ बैठ के 28 मई को पूरा फाइनलाइजेशन होना है। और सबमिशन जो है मार्क्स का वो सीबीएसई को 5 जून तक देना है। और जो इंटरनल मार्क्स है, वैसे तो 50 से 60% से ज़्यादा स्कूल्स ने ऑलरेडी इंटरनल मार्क्स के एंट्रीज़ ऑलरेडी पोर्टल पे की है, सीबीएसई के वेबसाइट पे ऑलरेडी की है। लेकिन जो भी बचे हुए स्कूल्स हैं उनको 11 जून तक ये मार्क्स सबमिट करने हैं। और आपका जो रिज़ल्ट होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट और अहम बात, आपका जो रिज़ल्ट होगा वो 20 जून को होगा। इसमें थोड़ी बहुत आगे पीछे हो, आगे हो सकता है, पीछे नहीं हो सकता। 20 तारीख आपका डेडलाइन पकड़ के चलिए, लेकिन 20 या 22 तक आपको ये रिज़ल्ट मिल जाएंगे। ओके, ये रहा आपके डेडलाइंस की बात। तो अभी चलिए एक बार एक संक्षिप्त में हम लोग लेंगे एक बार ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के तहत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, छात्रों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में। तो पहली जिम्मेदारी आपकी है कि आपको ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया क्या है ये समझना। दूसरी जिम्मेदारी जो है वो आपके टीचर के साथ कांटेक्ट करके आपके पेंडिंग चीज़ों के बारे में पूछना, पेंडिंग सबमिशंस के बारे में पूछना, उसकी जानकारी लेना आपकी ये सेकंड अहम जिम्मेदारी है। तीसरी जिम्मेदारी जो है वो आपको जो आपके बचे हुए असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, एएसएल, ओरल जो भी असेसमेंट होगा वो आपको पेंडिंग वर्क कंप्लीट करना ज़रूरी है। जिम्मेदारी नंबर 4, आपको जो भी बचे हुए टेस्ट है उन्हें अटेम्प्ट करना है विद द परमिशन फ्रॉम रिजल्ट कमेटी, और उन्होंने अगर डिसाइड किया तो आपको असेसमेंट आंसर करना ज़रूरी है। जिम्मेदारी नंबर 5, तुम्हारे लिए आगे क्या है, 11वीं में क्या है उसके बारे में समझना, जो हमने ऑलरेडी समझ ले चुके हैं हम लोग। और जिम्मेदारी नंबर 6 कि आपको डेडलाइंस यानी कि डेट्स के बारे में पता होना। तो ये सब चीज़ें थी आपको कंप्लीट करने की। आपका जो समय है वो निकल जा रहा है, आपका काउंटडाउन चालू हो गया है। आपको जो भी करना है अभी करना है और इसी वक्त करना है। धन्यवाद। That's all for this video. Thank you so much for being with us. Stay tuned with JC Media, taking you ahead. Take care, be good, always help others, and never hesitate to say Bharat Mata Ki Jai.